आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है। यहाँ पे टोटल 6 नौकरियों में से 2 ऐसी नौकरियां हैं जिसके अंदर मैथ का 1 मार्क्स का भी पेपर नहीं है। तो मैथ आपका वीक है तो उन 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं IBPS SO यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में। ज्यादातर लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैं कुछ पॉइंट्स अभी क्लियर कर देता हूं ताकि आपको वीडियो छोड़ के जाना है तो आप अभी चले जाओ। सबसे पहले अगर आपकी उम्र 30 से ज्यादा साल है, आप जनरल कैटेगरी के हो तो आप इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि 30 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात, इसमें से जितनी भी पोस्ट है ना, कोई भी पोस्ट सिंपल ग्रेजुएट के लिए नहीं है। परसेंटेज की कोई बात नहीं है। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है तो आप यहाँ पे किसी भी पोस्ट को अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर का कोर्स कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें हमको डिस्कशन करना है इस वीडियो में, हर एक पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को उठाते हैं और इसके अंदर डेट्स देखना शुरू करते हैं। डेट की बात करें तो 1 नवंबर से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। कब तक? 21 नवंबर 2022 तक। और जो इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसका एडमिट कार्ड दिसंबर के पहले वीक में आ जाएगा। और जो इसका एग्जामिनेशन का डेट है वो पहले से फिक्स है प्रीलिम्स का, 24 दिसंबर और 31 दिसंबर 2022 को होगा। रिजल्ट आपका जनवरी 2023 में ही आएगा और मेंस का जो आपका इसका कॉल लेटर है वो भी जनवरी 2023 में उसका कॉल लेटर निकल जाएगा। उसके बाद जो इसका मेंस एग्जामिनेशन है वो 29 जनवरी 2023 को होने वाला है, तो पहले वीक में ही आपका लगभग इसका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। उसके बाद आप डेट्स देख सकते हो, अप्रैल 2023 तक इसके अंदर आपके अलॉटमेंट भी ये लोग कर देंगे। तो ज्यादा समय नहीं है, पूरी की पूरी नौकरी का प्रोसेस ही आप पास कर पाओगे अगले 6 से 7 महीने के अंदर। तो हमने देख लिया डेट्स ऑफ एप्लीकेशन। फीस के ऊपर आते हैं। जनरल OBC और EWS के लिए 850 रुपीज यानी 850 रुपए एप्लीकेशन फीस है। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 175 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। तो ये बात हुई हमारी एप्लीकेशन फीस की। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, IBPS SO की तैयारी आपको अच्छे से करनी है, तो चूंकि ये बहुत अलग अलग क्वालिफिकेशन के लोग अप्लाई कर सकते हैं तो इसके एग्जामिनेशन भी 6 अलग अलग तरीके से होने वाले हैं। कैसे होगा वो एग्जामिनेशन पैटर्न में देखेंगे, बट यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको परचेस करना ही पड़ेगा बहुत अच्छे वाला। तो यहाँ पर ऑलिव बोर्ड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है IBPS SO का। इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको 10 से ज्यादा प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, फुल 90 से ज्यादा टॉपिक टेस्ट मिलने वाले हैं, 60 से ज्यादा सेक्शन टेस्ट मिलने वाले हैं और आपके 10 मिलने वाले हैं। इसके अंदर एग्रीकल्चर एक पोस्ट है, वो IT पोस्ट है, HR पोस्ट है, मार्केटिंग पोस्ट है, लीगल पोस्ट है, सबके आपको लगभग 10 मिलने वाले हैं मॉक टेस्ट। फ्री नोट्स मिलने वाले हैं मेंस एग्जामिनेशन के, और आपका पूरे के पूरे देश में ऑल इंडिया जो एग्जामिनेशन होगा इसका वो भी आपको फ्री मिलने वाला है, जो कि लाइव एग्जामिनेशन होगा। तो ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट आपको शायद सुनने में आंकड़े छोटे लग सकते हैं किसी किसी को, लेकिन ये बहुत बड़े आंकड़े हैं, क्योंकि जो इसके अंदर एग्जामिनेशन है, जो मॉक टेस्ट आपका होगा वो स्पेसिफिक फील्ड का भी होगा, मेंस का भी कवर्ड होगा। जो आपके स्पेसिफिक पढ़ाई करनी होगी उसके भी यहाँ पे टेस्ट कवर होंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग जरूर चेकआउट करना अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीरियस हो इस नौकरी के लिए। तो ये बात हुई मॉक टेस्ट के। पोस्ट पे जाते हैं। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 6 अलग अलग तरीके के पोस्ट में डिवाइडेड है सारे के सारे सीट्स। एक बार देख लेते हैं। टोटल 710 सीट्स है। IT ऑफिसर की जो पोस्ट है वो है 44, एग्रीकल्चर की 516, मार्केटिंग की 100, लॉ की 10, HR या फिर पर्सनल ऑफिसर की 15 और राजभाषा अधिकारी की 25। टोटल 710 सीट्स है। क्या ये सीट ज्यादा है, क्या ये सीट्स कम है? ये सीट्स बहुत बहुत ज्यादा कम सीट्स है। लास्ट ईयर की बात करूं तो 1800 से ज्यादा सीट्स थी, वहां पे बहुत ज्यादा सीट्स थी। कट ऑफ पे हम बात करेंगे कि इस बार क्या कट ऑफ होने वाला है, लास्ट ईयर से क्या कम ज्यादा इसके अंदर डिफरेंस होगा, पोस्ट के हिसाब से क्या अंतर पड़ने वाला है, उसको हम डिटेल में देखेंगे कट ऑफ वाले सेक्शन में। पर यहां पर आपको समझना है कि सीट्स आधे से भी कम है। 1800 सीट्स था और अब यहां पर देख सकते हो आप सिर्फ 710 सीट्स है। पर कोई बात नहीं है, बहुत स्पेसिफिक फील्ड है, इसके अंदर बहुत कॉम्पिटिशन नहीं होता है, नॉर्मल कॉम्पिटिशन होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक पॉइंट में क्लियर कर देता हूं कि जो हमारी ये 6 की 6 पोस्ट है, इसमें से किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हो, बहुत सारे के लिए नहीं कर सकते या फिर सारों के लिए नहीं कर सकते। 2 या 3 फॉर्म भरते हो तो आपके फॉर्म सारे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। एक ही फॉर्म भरिएगा, एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा। दूसरी बात यह है कि इस IBPS SO में 11 अलग अलग बैंक अप्लाई कर रहे हैं। तो जो ये 6 पोस्ट है, ये 6 पोस्ट 11 अलग अलग बैंकों के हिसाब से बना हुआ है। मतलब किसी बैंक में कुछ पोस्ट ज्यादा है,
किसी बैंक में कुछ पोस्ट ज़्यादा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इसके नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का। वैसे इस वीडियो में जो भी बात होगा, सिलेबस, कट ऑफ, हर एक चीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट ये ध्यान रहे कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करेगा, उसके आखिरी पेज पे आइएगा, वहां पर बैंक के हिसाब से भी आपको पोस्ट दिया गया है। मैं आपको ट्राई करूंगा कि स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करा दूं कि बैंक के हिसाब से कितनी पोस्ट है और आप उसको देख पाओ, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले पाओ। तो ये हो गया हमारे पोस्ट की डिटेल, इसके अलावा कुछ इसके अंदर खास नहीं है। अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे रहते हैं। सबसे पहले उम्र की बात कर लेते हैं। एज की बात करें तो यहाँ 6 की 6 पोस्ट के लिए एक ही एज की क्राइटेरिया है जो कि 20 से 30 साल की है। तो कोई भी स्टूडेंट जिसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल जो मिलता है जिस हिसाब से, वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो ये हो गई हमारी एज की बात। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। इस पार्ट को आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ मिस मत कर दीजिएगा। तो सबसे पहले पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें 6 की 6 पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन टोटली अलग है। तो जो सबसे पहली पोस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की, उसको देख लेते हैं। तो IT की पोस्ट के अंदर आपको चाहिए 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री। किसके अंदर? कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, या फिर इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या फिर इंस्ट्रूमेंटल के अंदर। अगर आपने ऊपर वाली डिग्री है आपके पास बीटेक की तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है किसके अंदर, ऊपर जो फील्ड बताइए ना उसी के अंदर, चाहे आपने कंप्यूटर साइंस में किया हो, चाहे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में किया हो, किसी के अंदर भी अगर आपके पास PG की डिग्री है ना तो आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन में क्या था यहां पर नहीं बताया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपको यहाँ पे बताएगी कि ये होनी चाहिए। और यहाँ पे ध्यान रहे MC यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक PG डिग्री है। और अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया है लेकिन आपने ग्रेजुएशन किया था, यही वो पोस्ट है जिसके अंदर नॉर्मल ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया था लेकिन आपने साथ में डोएक B लेवल का सर्टिफिकेट भी ले लिया था, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। याद रहे डोएक B लेवल, O लेवल वाले मत खुश हो जाना। O लेवल सबसे नीचे होता है, बाद में आप लास्ट होता है डोएक B लेवल। इसको एक्सपर्ट लेवल बोलते हैं। 2-2.5 साल लगता है इसके अंदर करने में, और इसको आप MCA के इक्विवेलेंट ही लेकर के चलो डोएक B लेवल को। तो डोएक B लेवल अगर आपने किया है ग्रेजुएशन के साथ तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब 3 पॉइंट यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, सारे की सारी पोस्ट के लिए है, इस पोस्ट के लिए भी है। परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, ना इस पोस्ट के लिए ना किसी पोस्ट के लिए। बीटेक किया है आपने या फिर PG किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, MC किया हुआ है, अगर आपके 33% थे या 93% थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपने करस्पॉन्डेंस से पास किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रहे आपका बीटेक करस्पॉन्डेंस से होता नहीं है, तो जो कोर्स होता है वही लोग वही कोर्सेज अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते जिनका रिजल्ट अगले साल निकलने वाला है। इस फॉर्म को भरने के आखिरी डेट तक अगर आपका रिजल्ट निकल चुका है या ऑनलाइन भी आ चुका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बस ये 3 पॉइंट सारे के सारे पोस्ट के लिए है, इसलिए मैं यहाँ पे पहले बता दिया। नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर पोस्ट। इसके अंदर आपको 4 साल की डिग्री चाहिए। किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। आप स्क्रीन पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं, फूड साइंस से लेकर के हर एक चीज़ है यहाँ पे। ध्यान रहे 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री, यानी ये बीटेक एक तरीके से यहाँ पे मांग रहा है। अगर आपने UG प्लस PG 5 साल का कोई इंटीग्रेशन कोर्स लिया है वो नहीं कर सकता। 3+2 उसके अंदर PG की डिग्री मिलेगी। 3+2 वाले नहीं कर सकते, 5 साल के इंटीग्रेशन वाले। ग्रेजुएशन आपके अंडर ग्रेजुएशन यानी 12th के बाद जो आपने डिग्री ज्वाइन की थी सिंगल डिग्री, वो 4 साल की होनी चाहिए। ध्यान रहे ये बात आपको। अगर आपने BSc प्लस MSc कर रहे हो एग्रीकल्चर से, नहीं भाई नहीं चलने वाला है। आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री 4 साल की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है राजभाषा अधिकारी। राजभाषा अधिकारी का बहुत सिंपल है, ग्रेजुएशन में क्या हुआ है क्या नहीं किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा हो PG के अंदर। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हिंदी के अंदर और इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट मात्र था ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक बार और बता देता हूं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हिंदी में है, हिंदी भाषा में आपने PG कंप्लीट कर लिया, कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, परसेंटेज कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन में भी ना इंग्लिश का एक सब्जेक्ट था, आपने एक पेपर दिया है किसी भी साल किसी भी सेमेस्टर में, ग्रेजुएशन में, PG में दिया है, ग्रेजुएशन में नहीं दिया, नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए और PG हिंदी में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत में किया है और हिंदी और इंग्लिश एक सब्जेक्ट मात्र थे आपके ग्रेजुएशन के अंदर, तो
तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आप वही सवाल पूछोगे कि हिंदी इंग्लिश यूजी में तो नहीं थे, पीजी में थे, तो क्या कर सकता हूं? नहीं कर सकते। यूजी में आपका हिंदी और इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत में होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ इसी का निकलता है, बहुत कम लोग ये करते हैं, इसलिए इस फॉर्म का कट ऑफ सबसे कम निकलता है इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर का बहुत सिंपल है, अगर आप LLB हो और आप बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता किस कॉलेज से किया है, क्या किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। अब नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 2 पोस्ट है, एक है मार्केटिंग की, एक है HR की। मार्केटिंग की ये सोच के मत चलना कि भाई मार्केटिंग में तो टास्क मिलेगा, नहीं तो निकाल देंगे, कोई नहीं निकालता, सरकारी नौकरी है, पहले बता चुका हूं। मार्केटिंग और HR की क्वालिफिकेशन एक ही जैसी है, इसलिए दोनों को इकट्ठे ही बता दूंगा। दोनों का सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन हो गया किसी भी फील्ड से, कोई फर्क नहीं पड़ता। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका HR वाले का HR में होना चाहिए और मार्केटिंग वाले का मार्केटिंग में। पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब क्या है यहाँ पे? या तो आपने MBA किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक बार स्क्रीन पे देखना ध्यान से आप, नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किसके अंदर चाहिए? आपको HR के अंदर चाहिए, पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर, इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर, HR के अंदर, सोशल वर्क के अंदर, लेबर लॉ के अंदर। PG डिप्लोमा या फिर PG डिग्री, इनमें से किसी में भी है तो आप HR पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली जो हमारा मार्केटिंग का पोस्ट है उसके अंदर सेम आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपके पास मार्केटिंग के अंदर है या मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर है, जो कि आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और आपका MBA है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, तो अप्लाई आप कर सकते हो। और ध्यान रहे बाकी सारे पोस्ट के लिए अलग बात था, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों पोस्ट के लिए आपकी जो MBA की डिग्री है वो रेगुलर होनी चाहिए, करस्पॉन्डेंस वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इस बार चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कोई भी यहाँ पे नौकरी नहीं है। ये हो गया, आपको समझ में आया क्या था यहाँ पे सारा क्वालिफिकेशन का गेम, ठीक है। कोई पॉइंट नहीं बचा है, बस एक पॉइंट बचा है, मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने MBA किया है, आप सोच रहे होगे भाई मेजर सब्जेक्ट इसके अंदर मार्केटिंग चाहिए या फिर HR चाहिए या फिर माइनर। देखिए मेजर सब्जेक्ट या तो आपका कोर्स का नाम ही हो भाई MBA मार्केटिंग, MBA HR, ठीक है, तब तो आप कर सकते हो, या फिर आपका PG डिप्लोमा HR या फिर PG डिप्लोमा मार्केटिंग अप्लाई आप कर सकते हो। एल्स आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा आपने MBA किया है, ऐसा PG डिप्लोमा किया है जिसके अंदर डिग्री का नाम ही ऐसा है फाइनेंस एंड मार्केटिंग, नहीं कर सकते अप्लाई, या फिर HR एंड मार्केटिंग नहीं कर सकते अप्लाई। क्लियरली डेडिकेटेड एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हो, वरना यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये आई थिंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि एग्जामिनेशन पैटर्न। देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। कुछ डाउट बचेगा ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, नोटिफिकेशन आउट करके एक बार पढ़ लेना, वरना कमेंट पे मुझे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो पास करेगा वो जाएगा मेंस एग्जामिनेशन में, जो मेंस में पास करेगा वो जाएगा इंटरव्यू में, इंटरव्यू के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। एक बात का ध्यान रहे, जो मेरिट लिस्ट इसके अंदर बनने वाला है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का मार्क्स उसमें काउंट नहीं होगा, बस क्वालिफाइंग है, बस पास करना है। मेंस और इंटरव्यू ही आपके मेन है। तो चलिए एग्जामिनेशन पैटर्न में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को देखना शुरू करते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर आपके 2 अलग अलग तरीके के एग्जामिनेशन होंगे। सबसे पहले होगा एग्जामिनेशन राजभाषा अधिकारी और लॉ ऑफिसर के लिए एक अलग तरीके का पैटर्न है, बाकी अदर्स के लिए अलग तरीके का है। राजभाषा और लॉ यही 2 ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर मैथ का पेपर नहीं है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था ना कि 2 ऐसी पोस्ट है जहां पे मैथ है ही नहीं, वो यही 2 पोस्ट है। सबसे पहले इन्हीं का पैटर्न देखिए। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके टोटल 3 पेपर होंगे। इसमें इंग्लिश का होगा 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स, उसके बाद रीजनिंग का होगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, उसके बाद जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री होगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको हर एक सेक्शन में 40-40 मिनट मिलेगा। तो टोटल आपको 2 घंटे यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये हो गया इन 2 पोस्ट के लिए। बाकी पोस्ट के लिए देख लेते हैं। बाकी पोस्ट में भी आपके 3 ही पेपर हैं, पेपर चेंज हो जाएंगे। इंग्लिश 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स सेम है, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स सेम है। थर्ड में आपका क्वांट आ जाएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जो कि ऊपर नहीं था। बाकी सेम 40-40 मिनट है। सारे पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.25 यानी 1/4 की। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी निकलेगा, ओवरऑल कट ऑफ भी निकलेगा सारे के सारे पोस्ट के लिए। तो ये हो गया प्रीलिम्स का पैटर्न। जो इसको पास करेगा वो आएगा मेंस के अंदर। मेंस का जो इसका पैटर्न है वो IBPS PO SBA PO से बहुत इजी है। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का एग्जामिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। मेंस का पैटर्न देख लेते हैं। मेंस के पैटर्न में भी पोस्ट के हिसाब से ही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, HR पर्सनल वगैरह सबका, मतलब राजभाषा अधिकारी को छोड़ के सबका। इसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज का आपका टेस्ट होगा। 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स।
हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। 45 मिनट्स आपको टोटल टाइमिंग मिलेगी। राजभाषा अधिकारी का देख लेते हैं। राजभाषा अधिकारी का एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, एक डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव होगा 45 क्वेश्चंस और आपका डिस्क्रिप्टिव होगा 2 क्वेश्चन। 60 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा, जो कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दे सकते हो। और आपको दोनों ही सेक्शन के लिए, यानी आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए आधा आधा घंटा टाइमिंग मिलेगी। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपका एप्लीकेशन राइटिंग, ऐसे राइटिंग के 2 क्वेश्चन होंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, बैंकिंग और करंट अफेयर्स के मिक्स होंगे, वो आपको करना होगा। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव जो आपका 45 क्वेश्चन है ना, वो भी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और ये डिस्क्रिप्टिव 2 ही क्वेश्चन होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या हिसाब है यहाँ पे आपके मेंस का, बस यही है। इसके बाद आपका हो जाएगा इंटरव्यू। जो इंटरव्यू को पास करेगा, मेरिट लिस्ट में मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के हिसाब से उसका सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे 700 सीट है ना, तो टॉप 700 बच्चों को सिलेक्ट यहाँ पे कर लेंगे। तो ये हमने देख लिया एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। बुक्स की बात करें तो बहुत कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सिंगल किताब मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। सिंगल किताब से आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे पैटर्न तो 2 तरीके का है। एक पैटर्न में मैथ है, एक पैटर्न में मैथ नहीं है। तो जिस पैटर्न में मैथ नहीं है उसके लिए कोई सिंगल किताब भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई बढ़िया किताब नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस पेपर में मैथ है उसके लिए बढ़िया किताब मार्केट में अवेलेबल है। तो सिंगल किताब की बात करें तो दिशा पब्लिकेशन की किताब आती है IBPS SO IT। ये बुक IBPS SO और SBI SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर SBI का भी निकलता है, दोनों के लिए ही है। दोनों का सेम ही सिलेबस है, सेम ही पैटर्न पे काम होता है। तो जो प्रीलिम्स के आपके 3 पेपर थे ना, ये IT वाली किताब में आपके वो कवर हो जाएंगे। किस किस नौकरी के लिए? लॉ और राजभाषा अधिकारी को मैं हटा दूं जिसके अंदर मैथ नहीं था, तो सारी के सारी पोस्ट के लिए प्रीलिम्स की तैयारी आपकी इस एक किताब से हो सकती है। लेकिन इस किताब में जो प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए हैं वो मेंस एग्जामिनेशन की भी तैयारी चूंकि इसके अंदर है थोड़ी आपकी, तो वो IT से रिलेटेड दिए गए हैं। मेंस का पेपर IT का दिया गया है तो बाकी लोगों को वो काम नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप IT से अप्लाई कर रहे हो ना तो ये बुक ले लो भाई, बहुत अच्छी किताब है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। लेकिन अगर आप बाकी अदर आप अप्लाई कर रहे हो पोस्ट के लिए और आपको लगता है कि भाई मैं एक ही बुक से पढ़ाई करना चाहता हूं, जो कि कम है डेट, कम जल्दी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप इस बुक को ले लेना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं, एक बुक की मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं अलग अलग बुक्स भी ले सकता हूं, तो आप अलग ही बुक पे जाइए अदर देन IT वाले पोस्ट। IT वाले के लिए रामबाण बुक बताया था, एक ये बुक हो गई। इसके अलावा एक बुक और है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज की, मेंस में पेपर है ना प्रोफेशनल नॉलेज का, तो दिशा पब्लिकेशन की आप ले लो प्रोफेशनल नॉलेज वाली। प्रोफेशनल नॉलेज में क्या है कि आपके IT का जो पेपर आने वाला है वो सारा का सारा दिया हुआ है, उसके साथ ही IT के 15 मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं, 15 प्रैक्टिस सेट भी लगाने के लिए उस बुक में दिए गए हैं। दोनों ही बुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। IT के लिए तो ये बेहतरीन है, तो इस फॉर्म को आप जरूर IT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो 2 बुक से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये होगी IT की बात। अब हम आ जाते हैं बाकी सारे पोस्ट के ऊपर। सिंगल बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिंगल बुक की बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैथ की यहाँ पे बात करें तो आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे होगे, SBI POP दोगे, IBPS POP दोगे, तो एसेंशियल क्वांट वाली किताब आप परचेस कर लेना। ये मैथ के लिए किताब है, बहुत अच्छी किताब है, सारे बैंकिंग सेक्टर की तैयारी आपकी हो जाएगी, SSC की भी तैयारी हो जाएगी। सेकंड हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग यहाँ पे काफी अच्छे लेवल का आता है, बहुत अच्छे लेवल का आता है, सारे पोस्ट में कॉमन भी है। S चांद पब्लिकेशन की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, RS अग्रवाल राइटर है, इतनी मोटी किताब है, उस बुक को परचेस कर लो, बहुत अच्छी किताब है, कोई उसमें डाउट नहीं है। थर्ड किताब आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की, ये ऊपर के 2 पोस्ट के लिए ही है। तो भाई बैंकिंग अवेयरनेस के लिए दिशा पब्लिकेशन की बैंकिंग अवेयरनेस की बुक से अच्छी कोई बुक नहीं है मार्केट में, मैं आपको बता चुका हूँ, फोटो डिस्प्ले कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे अच्छी कोई भी किताब मार्केट में अवेलेबल नहीं है बैंकिंग अवेयरनेस की। बैंकिंग अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, ये नौकरी तो छोड़ो, बाकी सारी नौकरियों में बैंकिंग अवेयरनेस का पेपर तो होता ही है, तो ये बुक आप जरूर ले लेना, बहुत अच्छी किताब है। तो ये बैंकिंग अवेयरनेस। अब हम इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपको एसेंशियल इंग्लिश किताब आती है, परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है, वन ऑफ द बेस्ट बुक में से एक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी कर रहे होगे, बैंकिंग अवेयरनेस की किताब आपने ले ली थी ना, करंट अफेयर्स के लिए बैंकिंग क्रॉनिकल्स मैगजीन आती है, 6 मंथ का फाइनेंशियल उसका जो आता है एडिशन, वो आप उठा लेना। वो नहीं मिलेगा तो प्रतियोगिता दर्पण का 6 महीने का फाइनेंशियल एडिशन वाला उठा लेना, आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे तो वहां पे आपको योजना फ्री में पड़ी हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, वहां से आपका काम चल जाएगा। तो ये आपकी हो गई बुक्स की बात। अब हम
आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके अंदर हम सैलरी की बात कर लेते हैं पहले, आपकी प्रमोशन कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, और SBI PO या फिर IBPS PO और SBI SO और IBPS SO में कौन सी नौकरी अच्छी है, तीनों को ही हम लोग ब्रीफली डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो IBPS PO वर्सेस IBPS SO के अंदर कौन जीतने वाला है। तो देखिए बहुत सिंपली आपको बताता हूँ भाषा में कि हमारे देश में बहुत पुरानी युद्ध है जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। ये SO स्पेशलिस्ट है, ये IT डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, जैसे CTO बन जाएगा, चीफ टेक्निकल ऑफिसर बन जाएगा, सारे के सारे जिसके अंदर पोस्ट है, लॉ ऑफिसर भी अपना लॉ का हेड बन जाएगा। लेकिन इन सबको जो लीड करेगा, सबको जो हेड बनेगा वो एक जर्नलिस्ट होगा। एक IAS ऑफिसर जो होता है वो मेडिकल डिपार्टमेंट का भी हेड होता है, 5-6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस सबका हेड एक IAS ऑफिसर होता है। उसको किसी भी डिपार्टमेंट के एक्सपर्टीज का कुछ नहीं पता है, लेकिन उसको सबका कोऑर्डिनेशन करना आता है, इसीलिए उसको सबका बॉस बना देते हैं। ऐसे ही IBPS PO वाला जो होता है उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वही जनरल मैनेजर से ऊपर लेवल के पोस्टिंग उठाएगा, जनरल मैनेजर से ऊपर लेवल की रैंक पकड़ेगा, एल्स बाकी किसी को नहीं मिल पाता है। पोस्टिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पोस्टिंग हो जाती है, जैसे आप इस बड़े रैंक पे पहुंचते हो तो हर जगह नहीं रह सकते ना, पोस्टिंग आपकी हो जाती है। तो आपको ये समझ में आया कि IBPS PO थोड़ा सा सुपीरियर है IBPS SO से प्रमोशन के मामले में। लेकिन IBPS SO में आप कहां तक प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो देखो सबसे पहले स्केल 1 पे आप ज्वाइन करोगे, ऑफिसर या फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपकी होगी। उसके बाद मैनेजर हो जाओगे स्केल 2, स्केल 3 सीनियर मैनेजर, स्केल 4 चीफ मैनेजर, स्केल 5 असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद डेप्यूटी जनरल मैनेजर, और उसके बाद स्केल 7 में आप जनरल मैनेजर की पोस्ट आप पालोगे। बहुत अच्छी रैंक होती है, बहुत प्रेस्टिजियस रैंक होती है, लेकिन IBPS PO वाला इससे भी ऊपर जा सकता है अगर उसकी उम्र कम है तो। ये हो गया आपका प्रमोशन। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी की बात करें तो 45,000 के आसपास आप लेके चलो, आपकी सैलरी इन हैंड यहाँ पे बन जाएगी। ठीक ठाक सैलरी है। प्लस अगर आपका अगर आप दिल्ली मुंबई में पोस्टिंग हो तो आपकी सैलरी तो 60-65 हज़ार भी आ सकती है। HRA आपको अलग से मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा HRA मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोफाइल और जो भी छोटी मोटी डिटेल्स थी। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में सबसे पहले रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटी, सैलोजम, इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वर्बल रीजनिंग। इंग्लिश देखते हैं तो क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंपर, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंप्लीशन। इसके साथ ही क्वांट भी देख लेते हैं। क्वांट में आपका नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोपोर्शन वर्क, टाइम एंड एनर्जी, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले आपका करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के बाद बैंकिंग अवेयरनेस, जीके अपडेट, करेंसी, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, हेडक्वार्टर्स, प्राइम मिनिस्टर स्कीम, इंपॉर्टेंट डेट्स। ये काफी टफ चीजें हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट यहाँ पे काम आने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट आप लोग जरूर परचेस कर लो। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, यहाँ तक देख रहे हो, सीरियस तो आप हो ही लग रहा है मेरे को, तो आप लोग जरूर उस मॉक टेस्ट को परचेस कर सकते हो। इसके अलावा मुझे पता है कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे कि मेंस का सिलेबस क्या है। रीड करके कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। यही सिलेबस आपका है। इसके अलावा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिटेल में सिलेबस देखना होगा तो वहां से आप चीजें देख सकते हो। तो ये हमने देख लिया सिलेबस। अब हम कट ऑफ के ऊपर आ जाते हैं। देखिए कट ऑफ यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि 6 जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 6 अलग अलग निकलते हैं, सारे अलग अलग पोस्ट के लिए। जैसे लॉ वाले हैं वो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं तो 10 तक सेक्शनल कट ऑफ निकल जाता है वहाँ पे। लेकिन वहीं एग्रीकल्चर वाले उतना नहीं कर पाते, या फिर राजभाषा अधिकारी वाले तो बिल्कुल नहीं कर पाते। 4 या 5 सेक्शनल कट ऑफ रह जाता है रीजनिंग का। तो जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे होगे ना उसके हिसाब से सेक्शनल कट ऑफ आपका है। कुछ पोस्ट का मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा। सारी पोस्ट के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सेक्शन वाइज आपको कट ऑफ देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हर एक सेक्शन का कट ऑफ अच्छे से देख सकते हो लास्ट ईयर का। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर ओवरऑल। यहाँ पे आपको पता है ना पोस्ट कितनी वहां पे कम है, उसकी भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। एग्जैक्ट आपको बताऊंगा क्या कट ऑफ निकलने वाला है। सबसे पहले आप पिछले साल का कट ऑफ देख लीजिए। पिछले साल के कट ऑफ की हम लोग बात करें तो आपका IT ऑफिसर के लिए 66.38 था, आपका जनरल के लिए। एग्रीकल्चर में 21.25 कट ऑफ देख रहे हो। उसके राजभाषा अधिकारी में 20.13, लॉ के लिए 42.38, HR के लिए 40.50, मार्केटिंग के लिए 24। मार्केटिंग में आप कोई MBA करता नहीं ज्यादा, तो लोगों का मन उठ चुका है उससे, तो इसलिए देख रहे हो आपको कट ऑफ कितना कम है मार्केटिंग तक का। और बीटेक हमारे देश में कितने आपको खुद पता है, तो आप कट ऑफ देख सकते हो IT वालों का। तो 66.38 कट ऑफ था जनरल के लिए। लेकिन इसमें आपको अच्छी बात यह है कि ये 125 मार्क्स में से, याद करना प्रीलिम्स 125 मार्क्स का था, 100 मार्क्स का नहीं है। तो आपके 50% से भी कम लगभग आप लेके चलो कि यहां पे आपको स्कोर करना है। लेकिन ये तब का है जब 1800 सीट्स थी लास्ट ईयर। अब
कुछ करना नहीं जाता, 1 साल और पीछे चले जाना है कोरोना के टाइम पे, तब बताओ कितनी सीट्स निकली थी, 610 के आसपास पोस्ट निकली थी। कट ऑफ भी हाई गया था, इस बार 710 है, तो उसके आसपास से कट ऑफ होना चाहिए। सारे के सारे कट ऑफ के स्कोर पे आप 9 नंबर ऐड कर लो, वो स्कोर था आपका। और सबसे पहले यहाँ पे मैं SC ST वालों को झटका दे देता हूँ कि आपको जो इस साल का जनरल का कट ऑफ दिख रहा है ना 66 IT ऑफिसर का, इससे भी 1-1.5 नंबर ज़्यादा आपका कट ऑफ था लास्ट टू लास्ट ईयर। तो इस साल भी लगभग वही होने वाला है। जनरल के लिए IT ऑफिसर में 75 के आसपास कट ऑफ आप लेके चलो। मैं आपको क्या करता हूँ, कट ऑफ दिखाई देता हूँ एग्जैक्टली, आप स्क्रीन पे देख लो, यही कट ऑफ आप लेके चलो, इस बार भी होगा। IT ऑफिसर का 75.88, एग्रीकल्चर का 40.88, राजभाषा का 20.75, लॉ का 47.50, HR का 63, मार्केटिंग का 53.75। यही कट ऑफ मुझे लगता है मोस्टली, इससे थोड़ा सा कम हो सकता है, ये मैक्सिमम है, लगभग आपका कट ऑफ रहेगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ होने के चांसेस नहीं है, ज़्यादा कम होने के भी चांसेस नहीं है। आई थिंक हर एक पॉइंट पे हमने डिस्कशन यहाँ पे कर लिया है। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।